रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष अभियान नोएडा 2021 यह सीरीज उन लोगों को समर्पित है जो नोएडा के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खास तौर पर शुरुआत से लेकर अब तक जिन लोगों ने नोएडा को किसी न किसी रूप से संवारा है, ऐसे लोगों को हम इस सीरीज में जोड़ रहे हैं। और आज हम आपके साथ जोड़ रहे हैं नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी जी को, जिन्हें नए नए प्रयोग के लिए जाना जाता है। देश में ऊर्जा मित्र का पहला प्रयोग रितु माहेश्वरी जी ने किया था। मैं अपने स्टूडियो में रितु माहेश्वरी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि जब आप नोएडा में 2019 में आई थी तो आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और कैसे उनसे आपने निपटा, हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, नोएडा हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही विकसित और अच्छा प्लान्ड शहर है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे यहाँ के फ्लाईओवर्स हैं, चाहे यहाँ की ग्रीनरी है, वो सभी निश्चय ही उत्तर प्रदेश में इसको एक अग्रणी शहर बनाते हैं। जी। साथ ही नोएडा अथॉरिटी और बाद में अन्य अथॉरिटीज ने भी लग के इस पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया है। किसी भी विकसित अर्बन शहर में कुछ समस्याएं रहती हैं और वही समस्याएं नोएडा में पिछले 1.5 वर्ष पहले जब ज्वाइन किया था तब मुझे लगा कि ये यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। नोएडा क्योंकि 1976 में डेवलप हुआ और स्थापित हुआ और उसके बाद लगातार यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, तो कुछ ऐसे पोर्शंस हैं नोएडा के जो लगभग सैचुरेट हो चुके हैं। तो वहाँ पे बेसिकली मेंटेनेंस मोड की काफी आवश्यकता प्रतीत होती है और उस मेंटेनेंस मोड में प्राधिकरण का रोल तो है ही है कि कैसे और स्वच्छता रखी जाए, कैसे सड़कों की बेहतर मेंटेनेंस हो, पानी की ड्रेनेज फैसिलिटीज हैं, जल की क्वालिटी है। तो मेंटेनेंस के इश्यूज मुझे लगता है जो हमारा विकसित नोएडा है उसमें सबसे ज्यादा है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा। कई जगह कमर्शियल हर घर में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां घरों में भी बने हैं, गांव में भी काफी प्रॉब्लम है, कमर्शियल यूटिलाइजेशन लोगों ने किया हुआ है। तो ये इलीगल कहिए या फिर जो लैंड यूज है उसके अगेंस्ट के जो यूज लोगों ने किए गए हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो प्लानिंग के नजरिए से हैं, चाहे ट्रैफिक के नजरिए से हैं, या और भी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो एक वो भी मुझे लगता है चुनौती है। तीसरी चुनौती जो मुझे लगती है कि नोएडा क्योंकि अब लैंड बैंक जो नोएडा का था वो लगभग सैचुरेशन की तरफ था और शहर को सस्टेन, क्योंकि शहर ये एक अलग तरह का मॉडल है जहां नोएडा अथॉरिटी ही पूरा इस शहर को सस्टेन करती रही है, सारे फंड्स भी यही करती रही है और जो नोएडा अथॉरिटी शहर के डेवलपमेंट से जो भी इनकम गेन कर रही थी उसी को शहर में दोबारा इन्वेस्ट कर रही थी। तो फ्यूचर की बेहतर प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए न केवल नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा क्षेत्र में बल्कि ग्रेटर नोएडा यमुना को भी उठाने में बनाने में बहुत सहयोग दिया है। यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, मेट्रो है, तो सभी नोएडा अथॉरिटी द्वारा फंडेड रहे हैं। तो आगे की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे सस्टेनेबल मोड में डाले जाएं और लैंड बैंक खत्म होता जा रहा है तो वो एक सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी चैलेंज है। तो मुख्यतः ये 3 चैलेंजेस मुझे लगता है कि थे उस वक्त और कुछ हद तक अभी भी हैं इनमें से। अच्छा, मैं एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि आपने आए और जब आने के बाद आपने स्वच्छता के मामले में पूरे देश में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 25वें नंबर पर नोएडा को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस बार फिर सर्वे आ रहा है और हम नंबर 1 के बनने की दौड़ में हैं। और उस मौके पर आपने जो पिछले 1 साल में जो कदम उठाए, इसको नागरिकों की भागीदारी के साथ साथ नोएडा में, उस पर भी हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए मैम। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जो सिविक सर्विसेज हैं, स्वच्छता है, पानी है, तो ये नोएडा के लिए चैलेंजेस हैं क्योंकि नोएडा ना केवल एक इंडस्ट्रियल हब है लेकिन यहाँ जितने भी लोग एनसीआर के हैं या यूपी के हैं उनका एक रहने के तरीके से भी क्वालिटी ऑफ लिविंग और दिल्ली के पास होने की वजह से काफी लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ रहते हैं। तो जो सर्विसेज हैं
उन पे प्रेशर भी काफी रहता है। स्वच्छता का क्षेत्र मुझे ज्वाइन करने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी इन सेवाओं पे ध्यान, पैसा तो बहुत लगा रही है, लेकिन फिर भी जितनी ध्यान देना चाहिए और जितनी भागीदारी लोगों की होनी चाहिए वो मुझे थोड़ी सी इसमें मिसिंग दिखी थी। जी। तो इसमें काफी प्रयास किया गया है और लगभग पिछले 1.5 साल से, और ना केवल मेरे समय में, मैं कहूंगी उससे पहले भी जो हमारे जितने भी इधर 1-1.5 साल में सीईओज रहे, उन्होंने भी प्रयास किया। और अब चाहे हर घर से कूड़ा उठने की पहल है, सड़कों को मैनुअल के साथ साथ मैकेनिकल स्वीपिंग है, वेस्ट को सेग्रीगेट करने की पहल है, गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, फाइनली जो वेस्ट पहुंचता है उसको प्रोसेस करके उसको डंप साइट, परमानेंट डंप साइट्स ना बने। फिर जो जगह जगह सड़कों पे ओपन एरियाज में कूड़ा पड़ा रहता था वो ढेर ना लगने पाए, लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, वेस्ट को रिसाइकिल करें। तो ये सोच की कहीं ना कहीं कमी थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि नोएडा में देखिए विकसित शहर है और ज्यादातर अवेयर और एजुकेटेड लोग ही रहते हैं, लेकिन वो हर चीज के लिए कहीं ना कहीं एक तो अथॉरिटी की तरफ ही देखते थे, उनकी भागीदारी नहीं थी। और दूसरा, बाकी शहरों के मुकाबले में मुझे लगता है क्योंकि नोएडा एक अलग मॉडल पे बना है, अलग तरह के लोग रहते हैं, तो शहर से एक वो बॉन्डिंग की कहीं ना कहीं कमी मुझे दिखती थी। तो प्रयास स्वच्छता सर्वे एक ऐसा प्रयास रहा है जिसमें आउटकम केवल स्वच्छता नहीं रहा है, मुझे लगता है एक प्रयास और एक इसका आउटकम ये भी रहा है कि लोग भी, RWS भी और सक्रिय हुई है, लोग भी शहर से और शहर को साफ रखने में, आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और कोई भी शहर अच्छा साफ सुथरा नहीं हो पाएगा जब तक लोग नहीं चाहेंगे। तो खाली सरकारी एजेंसीज, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज मिलके शहर को नहीं सुधार पाएंगे, RWS भी अकेले नहीं काम कर पाएंगी जब तक लोगों में ये जानकारी और जागरूकता नहीं आएगी कि हमारा शहर वाकई में बढ़िया होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में उसमें काफी सुधार हुआ है, उस पर काफी फोकस हुआ है। हर शनिवार इतवार ये सफाईगिरी के जो कैंपेन्स कराए गए हैं उसमें लोग कहीं ना कहीं निकले हैं। कोई प्लास्टिक कैंपेन में जुड़ा है, कोई पेंटिंग में जुड़ा है, किसी ने डस्टबिन बांटे हैं। तो जहां आप इन चीजों से जुड़ते हैं तो जागरूकता आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर आती है। तो निश्चय ही इस पे काफी फोकस रहा है, काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी इस साल भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पिछले 1 साल में और बेहतर काम हुआ है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अथॉरिटी को भी अपनी जो बची हुई कमियां हैं हम लोग को सुधारनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी भी मुझे लगता है कि जो सिटीजन अवेयरनेस यहाँ होनी चाहिए, अभी हम उससे काफी पीछे हैं। अगर हम नंबर 1 शहरों की तरफ देखें जो पहले रहे हैं, उनमें और नोएडा में कहीं ना कहीं सिटीजन्स की जो इन्वॉल्वमेंट और जागरूकता इस पूरे सफाई अभियान में है, वो अभी भी उस हद तक नहीं पहुंच पाई है जितनी पहुंचनी चाहिए। और ये लगभग पिछले 1.5 साल में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले 1 आध साल में हमारी पोजीशन इस मामले में न केवल मतलब सर्वेक्षण के आउटकम्स की बात में, बल्कि शहर वासियों की शहर की विकास में जो सहभागिता है वो और बेहतर निश्चय ही रहेगी। जी मैम, एक महत्वपूर्ण रोल जो निभाया आपके कार्यकाल में और एक आपदा आई कोरोना काल में जो नोएडा प्राधिकरण की भूमिका रही, और खास तौर पर जैसे रोटी बैंक और लोगों को घर तक, ये चुनौती किस तरह की थी और आने वाले दिनों में अब और इस तरह की दोबारा से ऐसी समस्या खड़ी हो रही है, तो इससे निपटने के लिए भी आपने कुछ सोचा? जो प्लान बनाया था वो वाकई बहुत अच्छा था, उसको हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। देखिए, कोविड का समय जब आया था बहुत बड़ी चुनौती थी, और आज भी खैर हम लोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। जी। और जो उस वक्त की पोजीशन और खराब थी क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या बीमारी है, क्या इसका रिपरकशन है, और कोई इससे निपटने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगी कि अथॉरिटी के अधिकारियों कर्मचारियों ने जितना अच्छा काम कोविड काल में किया है, शायद ही किसी और प्रक्रिया में या किसी और कार्य में। बाकी देखिए काम चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की आपदा की घड़ी में जो लोग आपके साथ खड़े रहे, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हमारे चाहे स्वच्छता कर्मी थे या हमारे रोटी बैंक और हमारे जो किचन चल रही थी, उसमें जितने भी लगे लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इसमें जो अथॉरिटी का उस वक्त जो मुख्य रोल 2-3 तरह के रहे। पहला तो
हर सेक्टर, हर हाई राइज सोसाइटी में और इनफैक्ट झुग्गी एरिया में, झुग्गियों के अंदर तक जाके हम लोगों ने लगातार 6-7 महीने बहुत सैनिटाइजेशन का अभियान किया है। और घरों में, सेक्टर्स में, गाँव में, सब जगह वाटर टैंकर्स, फायर ब्रिगेड और हैंड मशीन सबसे सैनिटाइज किया है। इवन जो हमारी डोर टू डोर की गाड़ियां थी उनके स्टाफ को भी ये मशीनें दी गई थी। तो प्रयास यही था कि घर के अंदर लोग रहें और घर के बाहर का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा से ज्यादा संरक्षित हो पाए। तो उस वक्त हमारी पूरी मशीनरी न केवल जन स्वास्थ्य विभाग की, अन्य विभागों की भी इसमें लगा रखी थी और 400 से ऊपर हमारी मशीन्स लगी हुई थी इसमें, जिसकी वजह से शहर को हम सैनिटाइज कर रहे थे। दूसरा, हम लोगों ने कई किचन्स खोली और नागरिकों को भी इसमें इन्वॉल्व किया। तो लगभग हम लोगों ने, मुझे ध्यान है कि 70-80 लाख खाने के पैकेट उस समय में बांटे हैं और इसमें कई जगह हमने ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन्स भी लगवाई हैं। कुछ RWF ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया तो रोटी बैंक शुरू किया जिसमें लोगों से रोजाना रोटी आती थी और वो भी हम लोग अपनी किचन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जी। तो इतनी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत सी लेबर है जो यहाँ इस वक्त फंस गई थी और एक 24 घंटे का हमारा कॉल सेंटर जो इस तरह के केसेस को डील करने के लिए बनता था। तो मतलब पूरे एरिया के जितने भी लोग थे, जो भी स्ट्रैंडेड लेबर थे, माइग्रेंट लेबर थी या जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, सबको इन रोटी बैंक और हमारी किचन के माध्यम से पूरा प्रयास हुआ है कि कोई भी भूखा ना रहे और सब तक खाना पहुंचे। तो 2 ये इनिशिएटिव लिए गए। तीसरा, एक डोर टू डोर फूड, ये जो डिलीवरी है, बिकॉज उस वक्त जो इवन जो जनरल स्टोर्स और वो थे उनका भी और लोगों की जनरल मूवमेंट में काफी रिस्ट्रिक्शन थे कंटेनमेंट जोन्स में। तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की थी और जिसको कुछ वेंडर से, लगभग 1000 वेंडर से जोड़ा था जो घर पे डिलीवरी करते थे आपका डेली की आइटम्स और मेडिसिन भी डिलीवर करते थे। तो उससे ये फायदा रहा कि लोगों का सामान उन तक, घर तक पहुंचा और दूसरा, लोग बाहर नहीं निकले तो वो भी एक तरह से उनका सेफ्टी की फीलिंग रही। तो ये 3 इनिशिएटिव उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से लिए गए थे और आप लोगों ने देखा भी होगा सबने कि उस वक्त शुरू में एक लहर आई थी यहाँ, लेकिन उसके बाद काफी हद तक कोविड यहाँ नियंत्रण में रहा था। जहाँ तक अभी की बात है, अभी की स्थिति फिर से मुझे लगता है पिछली बार से भी थोड़ी वर्स हो गई है इस बार, क्योंकि पिछली बार लॉकडाउन में था तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान था। इस बार सब चीजें खुली हुई हैं, इसलिए और ज्यादा मुश्किल है और अथॉरिटी के अपने लोग भी काफी हद तक इस बार कोविड की चपेट में है। बहरहाल हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का अभियान पुनः उसी तरीके से शुरुआत की है। लगभग 10 दिन हो गए हैं और हाई राइज सोसाइटी, सेक्टर्स, हैंड स्प्रेइंग मशीन सबको लगाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सैनिटाइजेशन कर सकें। तो अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है वो इसी पे है, बाकी जैसी स्थिति रहती है उस हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। मैम, आपका एक चीज और मैंने देखी कि नोएडा ने सिटीजन चार्टर पे बहुत काम किया है और लोगों की अपेक्षा भी है कि जो काम लोग कराने के लिए आते हैं उनका समय पे काम हो जाए। तो उस पे आपने इंस्ट्रक्शन अधिकारी को दिए हैं, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से काम हो रहा है इस समय? आप मॉनिटरिंग भी करती हैं, जानते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये बताइए जो जिससे कि पता लगे कि हाँ किस तरह से काम हो रहा है। देखिए, 2-3 चीजें प्रयास किया गया है, कुछ हद तक सफल हुआ है, लेकिन उसमें भी अभी मुझे लगता है हम लोग को बहुत काम करना बाकी है। प्रॉपर्टी की हमारी जितनी भी सेवाएं हैं, ट्रांसफर की, मॉर्गेज की, NDC की, इन सभी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। सबकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि किस सर्विस की कितनी सीमा है और हर कागज ऑनलाइन अपलोड करने का रखा गया है। दूसरा, जो लोग बुलाए जाते थे लीज डीड के समय या ट्रांसफर के समय, वो जो क्लॉज था वो ओमिट कर दिया गया है ताकि लोगों को आना ना पड़े यहाँ पे, क्योंकि आने से हर तरह की दिक्कत है और उसमें शिकायतें भी आती हैं और लोगों को भी परेशानी होती है। तो अब ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो उसमें अलग अलग सेवा का अलग अलग समय सीमा है, तो ऑनलाइन ही आपकी जो सुविधा है वो निर्गत कर दी जाएगी। इसका इस PIMS के नाम से ये सेवा चलती है और इस सेवा को मैं लगभग 15 दिन या 1 महीने में मॉनिटर करती हूँ। शुरू में इसमें बहुत सारे डिलेज भी थे, लेकिन अब काफी लोगों पे इस पे कार्यवाही की गई, तो अब काफी हद तक सेवाएं ये समय से निर्गत हो रही हैं। इसमें भी
अभी कई जगह डिलेज भी हैं, कई जगह जानबूझ के लोग ऑब्जेक्शन भी लगा देते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद भी अपलोड नहीं करना जानते हैं तो मिडलमैन से ही कराते हैं। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने जन सुविधा केंद्र दोबारा शुरू किया अथॉरिटी ऑफिस में, जिसमें अब लगभग 40 के करीब लोग बैठते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं वहां आके अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करा सकते हैं और ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है उनके लिए। तो प्रयास पूरा किया गया है, लेकिन किसी भी सिस्टम को स्टेबलाइज करने में समय लगता है। आईटी के चैलेंजेस भी रहते हैं और क्योंकि एक पुराना सिस्टम पुराना ढर्रा चल रहा था तो उसको बदलने में माइंडसेट चेंज भी बहुत जरूरी है। तो उस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफी चीजें इससे स्ट्रीमलाइन हुई हैं। दूसरा, अब हम लोग के सभी तरह के मैप्स भी केवल ऑनलाइन ही निर्गत होते हैं। ऑफलाइन नक्शा स्वीकृति बिल्कुल बंद हो गया है। तो इसमें भी लोगों को जो पहले बहुत आना जाना पड़ता था और समय सीमा नहीं थी, तो वो सब ऑनलाइन हो गया है। तो हम लोग को ये भी आइडिया लग जाता है किसके पास कौन सा मैप कब से पेंडिंग है। उसकी भी मॉनिटरिंग हम लोग रेगुलर करते हैं। जो हमारे कंप्लीशन है वो पार्शियली ऑनलाइन हुए हैं, वो अभी हम लोग इस प्रक्रिया में है जिसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दें। हमारी प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज की सारी गूगल जीआईएस पे मैप है और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है। मुझे लगता है इस साल के अंत तक सभी कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अब हमारी अथॉरिटी की सारी पेमेंट्स और रिसीट्स पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो पहले जो चक्कर रहता था कि पैसा दे दिया दिख नहीं रहा, तो वो सब इश्यूज अब नहीं आने चाहिए। तो लेकिन ये चेंजेस अभी क्योंकि होने की प्रक्रिया में है, तो कोई भी एक नई सॉफ्टवेयर बनता है कम से कम 1 साल उसको स्टेबलाइज होने में लगता है। बिल्कुल जी। तो ये सब प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं तो इस साल के अंत तक। और अब हम लोग बिकॉज आईटी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब अलग अलग एजेंसीज के पास चल रहे हैं। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए एक बड़ी एजेंसी ढूंढें जो सभी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके एक ही एजेंसी के थ्रू जाए ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे। जी। तो प्रयास ये है कि लोगों को कम से कम यहाँ कार्यालय में आना पड़े और इनफैक्ट ये भी अभी तो मैंडेट किया गया है, यद्यपि इसका बहुत अनुपालन नहीं होता है, कि नीचे लेवल पे सेक्शन में लोग जाएं ही ना, केवल ओएसडी स्तर तक ही जाएं, क्योंकि उसमें दोनों तरह की बातें रहती हैं। आम जनता कम आती है और दूसरे तरह के लोग ज्यादा आते हैं और फिर स्टाफ की भी उसमें शिकायत होती है। तो प्रयास यही है कि सेक्शन में लोग जाएं ना और ओएसडी लेवल तक जाएं और उनकी समस्या वहीं निस्तारित हो, वहीं सुन के निस्तारित हो। एक और आपके पास एनएमआरसी की जिम्मेदारी है और नोएडा मेट्रो रेल की भी जिम्मेदारी है आपके पास। तो जो नोएडा मेट्रो रेल में इस समय लोग उम्मीद करें कि 2 नए ट्रैक, जो एक बॉटेनिकल गार्डन से 144 को लिंक करने वाला और दूसरा ग्रेट नोएडा वेस्ट के लिए, उस पर कोई प्रोग्रेस। और दूसरे मैम जो सबसे बड़ी समस्या लोग समझते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर नोएडा मेट्रो रेल और डीएमआरसी दिल्ली वाली मेट्रो रेल का एक ही पास हो और दूसरा सेक्टर 52 और 51 के पास जो आपने एक नई कंपनी को जो दिया है, वहां पे जो आपस में लिंक करने वाला जो अगर वो बन जाता है तो प्रॉफिट काफी होगा, यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा मानना है लोगों का। जो कॉमन कार्ड की आपने बात उठाई वो बहुत आवश्यक है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जिसके अंदर सारी मेट्रोज हैं वो इस पे काम कर रही है कि सारे न केवल मेट्रो बल्कि बस हर तरह का एक कॉमन ट्रैवलर्स कार्ड हो, जैसा कि बाहर की कुछ कंट्रीज में है। जी। वो पूरी प्रक्रिया सेंट्रली मॉनिटर होके चल रही है, लेकिन उसमें समय लग रहा है। पिछले 2 साल से चल रही है। हम लोगों ने काफी बार अनुरोध किया है मिनिस्ट्री से कि हमारे स्ट्रेच में पहले उसको करा दिया जाए, लेकिन वो जब तक पीछे और आगे पूरा लिंक नहीं होगा वो चल नहीं पाएगा। तो उस पर काफी बैठकें हो चुकी हैं मिनिस्ट्री में, लेकिन उसमें समय लग रहा है। जी। तो वो ऐसी चीज नहीं है जो अथॉरिटी लेवल पे संभव है, वो मिनिस्ट्री लेवल पे, क्योंकि डीएमआरसी का कोऑर्डिनेशन उसमें रिक्वायर्ड है और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑलरेडी पूरे देश के लिए उसको करना चाह रही है तो वो सॉफ्टवेयर एक स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें इसी वजह से समय लग रहा है। दूसरा, जो 2 मेट्रो स्टेशन को लिंक करने की बात है, ऑलरेडी एक वॉकवे हम लोग बना के 1-1.5 साल पहले चालू कर चुके हैं और इनफैक्ट अभी हमने हाल में ही उसको शिफ्ट किया है क्योंकि वो बीच का लैंड है, एक बड़ी कंपनी को दिया गया है। जी। उसी बड़ी कंपनी के मैंडेट में ये है कि वो दोनों के बीच का ओवरहेड जो लिंक है वो बनाएंगे। अच्छा। तो लेकिन ये उन्हीं को बनाना है, पर जो उनका प्रोजेक्ट है वो 5-6 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर वो कंप्लीट होगा। तब तक के लिए हम लोगों ने जो फुटओवर लिंक है, जो मतलब अभी हमारी फ्री रिक्शा चलती हैं वहाँ पे, जी। तो वो वाला लिंक हम लोग का ऑलरेडी चालू कर दिया है। वो जो ग्रेट नोएडा वेस्ट और इधर 144 में लिंक करने वाले बाकी 2 लाइन्स की बात है। एक लाइन इनमें से ऐसी है ग्रेटर नोएडा वाली जो सैंक्शन हो चुकी है,
यूपी गवर्नमेंट से और भारत सरकार से सैंक्शन की फाइनल स्टेज में है। हम लोग उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, लेकिन 1-1.5 महीने में मुझे लगता है सैंक्शन भी और टेंडर भी उसके अवार्ड हो जाने चाहिए। बोटैनिकल गार्डन वाली जो लाइन है वो इसके बाद ली जाएगी, क्योंकि पहले इसको शुरू कराया जाएगा जो ऑलरेडी सैंक्शन है। दूसरी लाइन जो है उसमें भी अपने फंड्स इन्वॉल्व हैं, तो उसका मॉडल हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि किस मॉडल पे उसके फंड्स अरेंज किए जाए। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है कि एनसीआर के लगभग सभी सिटी आपस में कोऑर्डिनेट हैं, मिले हुए हैं। जैसे गाजियाबाद से आप मेट्रो से लिंक हो जाएगा और रोड से भी लिंक हो जाएगा, लेकिन फरीदाबाद और नोएडा के बीच में दूरी है, अभी ना कोई पुल बन पाया है, ना कोई मेट्रो से कनेक्टिविटी है। क्या कभी इस मुद्दे पे भी कोई विचार विमर्श हुआ है उच्च स्तर पर मैम? नहीं, मेट्रो का तो कुछ नहीं है। बाकी फरीदाबाद के लिए एफएनजी रोड थी जिसमें काफी कुछ हिस्सा नोएडा ने बना दिया, लेकिन क्योंकि फरीदाबाद ने कुछ भी नहीं बनाया अपनी तरफ, ना ही लिंक में जो सहभागिता करनी थी फाइनेंशियल वो भी नहीं दी, तो वो मुद्दा अभी इसीलिए रुका हुआ है, क्योंकि नोएडा अपना हिस्सा बनाए जा रहा है लेकिन उस एंड पे कुछ नहीं जुड़ा है, तो इसीलिए उसको रुकवा दिया गया था कि पहले। और ये मुद्दा हर जगह जो एनसीआर की कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है उसमें भी उठाया जाता है, और एनएच से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर गवर्नमेंट हरियाणा की नहीं उसको टेकअप कर पा रही है या अथॉरिटी नहीं कर पा रही है टेकअप, तो एनएच वाले ले लें। तो वो मुद्दा कई जगह रेफर्ड है, लेकिन अभी उस पर फाइनली कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है। मैडम, नोएडा के 45 वर्ष हो रहे हैं, पहले आपको सबको बधाई। और दूसरी बात ये कि जो कुछ नए प्रोजेक्ट शायद इस साल लोगों को मिलने वाले हैं, जो सुविधा मिलने वाली है, उनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें लोगों को अब मिलने वाली है, कुछ नई चीजें आपने शुरू की हैं, कोई प्रोजेक्ट फ्लाईओवर या जिस तरह के बन रहे हैं इस समय? जी, इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो काफी पुरानी बनी हुई है, इसका पूरा का रिसर्फेसिंग का काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बारिश तक हम लोग इसको पूरा कर देंगे। बाकी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि कोविड की क्या स्थिति रहती है, बट इस साल में हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। दूसरा, एक्सप्रेसवे पे 3 अंडरपासेस चल रहे हैं, कुंडली में, एडवेंट के पास और एक जगह और है, वो तीनों इस साल बन जाएंगे। 71-72 में एक अंडरपास बन रहा है, वो भी अगले 2-3 महीने में बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग परथला पे एक फ्लाईओवर बना रहे हैं और एक भंगेल में बना रहे हैं, तो हो सकता है दोनों में से एक हम इस साल के अंत तक चालू करने की स्थिति में रहें। इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी शहर में जितने भी पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे, लगभग 5 पार्किंग के प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करके शुरू करा चुके हैं। और स्टेडियम के प्रोजेक्ट काफी समय से लंबित थे, वो भी कंप्लीट करके हमारे शुरू हो गए हैं। तो मेनली बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कंप्लीट हो जाएंगे वो यही फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के प्रोजेक्ट्स हैं जो बचे हुए हैं। बाकी जो नए प्रोजेक्ट हम लोग अब इस साल शुरू करेंगे उनको समय लगेगा, जैसे हैबिटेट सेंटर हम लोग बना रहे हैं दिल्ली की लाइन पे, तो उसका प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया है राज्य के निर्माण निगम को और वो 1-8 महीने में काम शुरू करेंगे, लेकिन वो 2 साल कम से कम उस प्रोजेक्ट को लगेंगे। और नया गोल्फ कोर्स भी हम लोग बनाएंगे, उसकी टेंडर अब फाइनल स्टेज में है, तो 1-1.5 महीने में हो सकता है वो भी अवार्ड हो जाएगा, वो भी काम शुरू हो जाएगा। साल के अंत तक नोएडा अथॉरिटी का नया ऑफिस हो सकता है हम लोग पार्शियली शिफ्ट कर लेंगे, काफी समय से बन रहा है और इधर बहुत डिले भी हुआ है, तो उम्मीद थी कि मई-जून तक शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल काम पीछे चल रहा है, तो अंत तक हो सकता है पार्शियली उस ऑफिस को हम लोग शिफ्ट कर लें। बस मैम, आखिरी सवाल कि नोएडा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नोएडा वासियों को मैं सबसे पहले नोएडा स्थापना दिवस जो 2 दिन बाद है उसके उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूंगी। साथ ही मैं सभी से ये भी कहना चाहूंगी कि नोएडा अथॉरिटी अपने कार्यों में, अपनी हर चीज में, अपनी गवर्नेंस के मेथड में पूरा ये प्रयासरत है कि हम लोग आम लोगों की समस्याएं, दिक्कतें अच्छी तरीके से रिजॉल्व कराएं, शहर को और बेहतर प्लान और बेहतर मेंटेन्ड और एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करें। नोएडा रेजिडेंट्स से यही अपील रहेगी कि वो इन सभी कार्यों में नोएडा अथॉरिटी का सहयोग दें और शहर को अपना मानते हुए, मेरा नोएडा मानते हुए अथॉरिटी का सहयोग दें और जितने भी एक किसी विकसित शहर को साफ रखने के, एनक्रोचमेंट फ्री रखने के जो भी मोड्स हैं, क्योंकि इन सभी कामों में केवल गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन नहीं, इसमें सिटीजन्स की भी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, तो शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ, एनक्रोचमेंट फ्री रखने में नोएडा अथॉरिटी का सहयोग दें। एक सवाल बस लास्ट है जो रोचक भी है और लोगों को जानना चाहिए। मैम, पहली बार आपने नोएडा का नाम कब सुना और नोएडा में पहली बार कब आई आप?
ये तो मुझे नहीं ध्यान कि पहली बार नोएडा का नाम कब सुना। मतलब पहले से ही जानते हैं, में आने से पहले से ही जानती हूँ। और पहली बार नोएडा में आगमन भी मुझे बहुत ध्यान नहीं पड़ रहा, बट मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ। वो तो 2003 में मैं IAS में सिलेक्ट हुई हूँ और 2000 मुझे लगता है 2004 या 5 के बाद ही मैं कभी आई होंगी। अच्छा। हाँ, 5 या हो सकते 6 में किसी मतलब पर्सनल या फैमिली के साथ आई हूँ। उससे पहले मैं कभी नहीं आई थी। अच्छा। तो नोएडा कैसा लगा था तब उस समय, और आज तो आप देख ही रहे हैं खुद ही। जी नहीं, नोएडा देखिए शुरू से ही एक प्लान्ड और अच्छा शहर रहा है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के बाकी शहरों से अलग रहा है। और लेकिन मैं जिस परिवेश से हूँ, मैं खुद ही एक बहुत ही प्लान सिटी चंडीगढ़ से हूँ। उसके कंपैरिजन में यूपी के बाकी शहर मुझे हमेशा काफी पीछे दिखते थे। तो वो कंपैरिजन एक हमेशा था, लेकिन फिर भी बाकी शहरों के कंपैरिजन में नोएडा आके ये लगता था कि ये बाकी शहरों से काफी बेटर है। जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।